Bismillahirrahmanirrahim. In the second lecture of properties of OLS estimates, in the last lecture we were discussing the property of unbiasedness, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास unbiasedness of beta डिपेंड करता है अगर उसकी expected value true population parameter के इक्वल हो जाए। कल तक के लेक्चर में हमने उसको बीटा के लिए प्रूफ कर लिया था और आज हम उसको अल्फा के लिए प्रूफ करेंगे। अल्फा के लिए प्रूफ करने के लिए कंडीशन हमारे पास सेम रहेगी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा डैश यानी कि एस्टिमेटेड अल्फा मस्ट इक्वल्स टू द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ अल्फा। इसको करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे विद द इक्वेशन जिससे हम अल्फा को एस्टिमेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू y bar minus beta x bar। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्योंकि हमारे पास अल्फा एस्टिमेटेड का फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी एस्टिमेशन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं इज इक्वल्स टू y bar माइनस बीटा एस्टिमेट x bar। इसका मतलब है अगर हम इस इक्वेशन पे एज इट इज एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं तो दैट इक्वल्स टू expected value of alpha estimated is equals to expected value of y bar minus expected value of beta cap into x bar। इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y bar yt, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर का जो फॉर्मूला है उसको अगर हमने जो कि है yt इज इक्वल्स टू a प्लस bxt प्लस ut। यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेशंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट अल्फा प्लस बीटा एक्सटी, ये हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ ut माइनस 0 हो रही है ड्यू टू दी assumption नंबर 4। अब हमारे पास जो चीज़ रह रही है वो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ से इसी को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इनफैक्ट यहीं से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y bar becomes equals to a plus बीटा x bar आ जाती है। अब हमारे पास क्योंकि दो इक्वेशंस हैं जिसमें 3.42 है और 3.40 है, इसमें क्योंकि अब हमें ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को इंकॉर्पोरेट करना है अपने एनालिसिस में क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है, तो हमने यहाँ उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है जिसको हमने कहा है दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3.42 into the equation 3.40। इसको सब्स्टिट्यूट करने से हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है जो कि इक्वल होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा एस्टिमेटेड इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार माइनस expectations of beta cap x bar। We have to prove here that already that expected value of beta is equals to true population parameter। तो अगर हम यहाँ पे उसको बीटा कर देते हैं तो हमारी ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और only what remains is alpha। So this proves that alpha cap is an unbiased estimator of alpha। और यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है दैट हमारा OLS सेकेंड एस्टिमेटर जो कि अल्फा एस्टिमेटेड है वो भी अनबाइस्ड है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनबाइस्डनेस, और ये प्रूफ हो रहा है हमारे पास। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी एंड ब्लूनेस की। एफिशिएंट के लिए और ब्लूनेस के लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अंडर द असम्पशन नंबर 5 एंड 6
कि हमारे पास OLS estimators are most efficient among all unbiased linear estimators. अब इनको एफिशिएंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना होगा. The proof that OLS estimators are blue estimators is relatively complicated as compared to linearity and unbiasedness of estimators. It entails a procedure which goes the opposite way from the follower so far. अभी तक हमने जितना उसको किया है उससे थोड़ा सा हमें deviate करना होगा. We have to start the estimation from the beginning and trying to derive a blue estimator of beta on the basis of property of linearity, unbiasedness, and minimum variance one by one so that we can check whether the blue estimators derived by this procedure is the same as the OLS estimators. So we want to derive the blue estimator beta, say beta dash, concentrating first on the property of linearity. अब हमने यहाँ एक चीज देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास अब ये जो बीटा आ रहा है जिसपे हमने साइन को चेंज कर दिया है, बीटा वी कर दिया है, इज अ लीनियर इन टर्म्स ऑफ y. तो हम कह सकते हैं कि बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 डेल्टा 1 y1 सिग्मा 2 y2 प्लस सिग्मा n yn, और उसको अगर हम सम करें तो हमारे पास सिग्मा टी इंटू वाई टी आ जाएगा. सिग्मा टी यहाँ पे कांस्टेंट को शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनबायसनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बीटा हमारे पास इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है हमारे पास वाई टी, जिसको हमने प्रूफ किया है इक्वेशन नंबर 3.45 में. इसी को अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अनबायसनेस, हमें पता होगा कि बीटा वी इज टू बी अनबायस्ड, वी मस्ट हैव expectations of beta v must equals to true population parameters. So we know that अब हमारे पास बीटा की वैल्यू, बीटा वी की वैल्यू आ चुकी है समीशन सिग्मा टी इनटू वाई टी. अब क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रही है और समीशन सिग्मा टी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने उसको आउट ऑफ द कांस्टेंट करके सिर्फ एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है विद y. अब यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एस्टिमेटेड वाई टी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बी एक्स टी, बिकॉज वाई टी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस यू टी. तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स टी हमारे पास नॉन स्टोकेस्टिक टर्म है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमारे पास बेसिक अजम्पशन ऑफ द मॉडल बनती है. तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वी इक्वल टू हो जाता है वाई टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के साथ ही इज इक्वल्स टू अल्फा इन समेशन डेल्टा टी सिग्मा टी प्लस बीटा समेशन सिग्मा टी एक्स टी. अब अगर हमने इसको फर्दर बीटा वी को अनबाइस्ड करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम किसी तरह से समीशन सिग्मा टी को 0 करें और समीशन सिग्मा टी एक्स टी को 1 करें. अब इसको प्रोसीड करने के लिए हम उसको स्टार्ट करते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस बाय डिराइविंग एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएंस, जो कि हमें ज़रूरी है, जिसको हमने मिनिमम करना है फॉर बीटा वी. अब बीटा वी के वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बीटा वी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वी होल स्क्वायर्स एक्सपेक्टेशन. अब हम यहाँ पे बीटा वी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास समीशन
sigma t into yt और expected value of beta t, expected value of beta v भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, जो कि आ रही है हमारे पास समीशन सिग्मा t इंटू वाई टी होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर एक्सपैंड करते हुए अगर हम इक्वेशन नंबर 3.49 को देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि गिवन दीज टू एक्सप्रेशंस में से हम समेशन डेल्टा टी को समेशन सिग्मा टी को एज अ कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं हम फ्रॉम बोथ एक्सप्रेशन। तो इसको कॉमन लेते साथ ही हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है yt minus expected value of yt whole square expectation। अब इस एक्सप्रेशन में हम जिस चीज को फोकस किए हुए हैं वो है हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा वी। अब हमारे पास ये देखना है कि yt की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि है अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा t की वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा xt। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है expectations of summation sigma t into alpha plus beta xt plus ut minus alpha plus beta xt होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इस समीशन माइनस करके इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं तो वी गेट दैट alpha will be cancel out with the alpha, beta t xt will be cancel out with the beta xt, all that remains is the ut। इस ut को अब हम जब remains तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन सिग्मा टी ut स्क्वायर। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिविजुअल हम लोगों ने वैल्यूज को स्क्वायर एंड सम करना है और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। अब जब हम इसकी समेशन को और स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास दैट कम्स एज अ स्क्वायर ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्योंकि हम उसको सम कर रहे हैं और सम का मतलब है यहाँ पर सिग्मा टी प्लस यू टी। तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसलिए हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जहाँ तक वो वैल्यूज जा रही हैं प्लस ab प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस सो ऑन जाएगा हमारे पास। अब हमने इस पे एक्सपेक्टेशन जब इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई करनी है तो हमारे पास सिग्मा वन स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जाएगा और एक्सपेक्टेशन आएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एरर टर्म के स्क्वायर के साथ प्लस सेकेंड टर्म के साथ भी sigma 2 square will be taken out of the expectation and expectation will be there with the ut square and so on। अगर हम यहाँ पे assumption नंबर 5 को अप्लाई करते हैं जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होता है और दो एरर टर्म्स के बीच कोवेरिएंस 0 हो जाता है तो हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा आ जाएगा that your expectation of u1 square becomes the sigma square this one और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स इक्वल्स टू 0 हो जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 3.51 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3.50 जहाँ पर हमने assumption नंबर 5 एंड assumption नंबर 6 को अप्लाई किया है। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा वी विल बी इक्वल्स टू समेशन सिग्मा स्क्वायर इनटू डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। We now need to choose
कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या है, इज अ लीनियर एस्टिमेटर है from the equation number 3.46 to be such a minimum variance in the equation number 3.51 subject to the constraint of equation 3.48 जो कि यहाँ पर ये है कि समीशन सिग्मा हमारे पास होना चाहिए 0 के इक्वल एंड समीशन सिग्मा एक्स टी इक्वल्स टू 1 के इक्वल होना चाहिए. So this is actually comes here this. अब हमारे पास इसको अगर हमने मिनिमाइज करना है और हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन आ रही है तो हम उसको बाय यूजिंग द Lagrange मल्टीप्लायर फंक्शन हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. इसको कंटिन्यू करेंगे इस तरह से कि Lagrange multiplier is equals to the objective function that is the delta square into sigma the summation sigma t square minus alpha 1 into summation sigma t जो कि हमारी फर्स्ट कॉन्स्टेंट है माइनस सिग्मा 2 जो कि हमारे पास सेकंड कॉन्स्टेंट है और हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 आर नोन एज द Lagrange multiplier. अब यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करना है जहां हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा टी लैम्डा 1 लैम्डा 2 और इनको इक्वल कर देना है 0 के. आफ्टर रीअरेंजिंग एंड मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल से होती है तो हम सिंपल यहाँ पर ये कहेंगे कि सिग्मा स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एक्स टी ओवर समीशन एक्स टी स्क्वायर. अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी अपना स्टार्टिंग पॉइंट याद हो द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी तो हम इसको वहां पे ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. सो देयरफॉर वी हैव sigma t is equals to zt of the OLS estimators given by the equation 3.34 of the linearity assumption linearity property so that we can substitute this into the linear estimators beta we get. अगर हम इसको अपनी प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है zt yt के इक्वल. अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि zt में हम 1 टाइम y बार को ऐड करेंगे और 1 टाइम y बार को माइनस करेंगे और स्टेरिक अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज दिस इज देन एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस वी आर डूइंग हियर. एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस को करते हुए हम देखेंगे कि समीशन zt into yt minus y bar plus summation zt into y bar. अब जब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये पूरी टर्म इन सिंपल फॉर्म इक्वल्स टू हो रही है समीशन yt माइनस y बार को हम डेविएशन फॉर्म में लिख रहे हैं और zt की फॉर्म में लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू समीशन xt yt ओवर समीशन xt हियर. और ये हमारे पास इक्वल टू होता है हमारे पास एस्टिमेटेड बीटा के. तो इसका मतलब ये है कि हमारा बीटा कैप जिसको हमने विद द स्टार्ट ऑफ दिस अजम्पशन ऑफ एफिशिएंसी के स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी ऑफ एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा है कि हमारे पास बीटा कैप के इक्वल आ गया है बीटा वी और ये साइमल्टेनियसली हर प्रॉपर्टी को ओके करते हुए आ रहा है कि ये लीनियर भी है अनबाइस्ड भी है मिनिमम वेरिएंस भी है और hence we can say that this OLS estimate is blue. The advantage of blueness condition is that it provides us with the expression for the variance by substituting the optimal value of sigma t given in the equation 3.53 into the equation 3.51. So we get the minimum variance. The optimum value of variance जो हमारे पास आ जाती है और बीटा b और बीटा कैप is equals to हमारे पास आती है
डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 ओवर समीशन एक्स स्क्वायर टी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो वैल्यू ऑफ वेरिएंस है जो कि मिनिमम वेरिएंस है और हम इसमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी कर रहे हैं। That's all for today.